और कितने करीब। माँ की आगोश में कल, मौत की आगोश में आज, हमको दुनिया में ये दो वक्त सुहाने से मिले। कैफ भोपाली। रह रहकर वो मुझे बुलाती है, बोसे लेती है और फिर आलिंगन का वादा देकर लौट जाती है। वो संभावना मात्र नहीं परम सत्य है। फिर ये आंख मिचौली क्यों? मेरी परीक्षा ली जा रही है या फिर मुझे किसी खास उद्देश्य से अनुभव कराया जा रहा है? अनुभव, वो भी अंतिम सत्य के साथ संस्पर्श का। क्या ही संयोग है कि राजेंद्र यादव जी का लिखा लगभग आत्मकथ्य मुड़ मुड़ के देखता हूं का अंश, जो दुर्घटनाओं में भी बचा रहता है, पढ़ते पढ़ते अपना अधूरा दुर्घटनाओं से जुड़ा संस्मरण पूरा करने की टेर भीतर से उठती चली गई और उसे फिर से नए सिरे से लिखने बैठ गया हूं। बात की शुरुआत उस समय से करते हैं जब मैं 6 साल का था। माधोपुर, मुंगेर मेरा ननिहाल। और उन दिनों ननिहाल मतलब खुशियों की नगरी। लगभग हर पर्व में सारे भाई बहन इकट्ठा हो जाते। संयुक्त परिवार था हमारा। नाना जी 3 भाई थे। उन सब के बेटे बेटियों के बच्चे, कुल मिलाकर हम 19-20 बच्चे, और उनमें मेरी बड़ी बहन और बड़े भाई भी। रात और दिन में फर्क हो सकता है, पर बिताए लम्हों में नहीं। खूब धमा चौकड़ी का माहौल था। समय पुरजोर अंगड़ाई लेता और हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। बेकापुर में परिवार का सोना चांदी का व्यापार था। हम लोगों को जब भी समोसा या रसगुल्ला खाना होता तो हम शाम को दुकान पर चले जाते। ये जैसे परंपरा सी थी कि शाम को जाने से समोसा मिलेगा ही मिलेगा। बब्बा खुश होते तो कभी कभी रबड़ी भी मिल जाती, या मुंगेर की सबसे प्रसिद्ध सोहन पापड़ी, जो मुंह में आते ही घुल जाती है। स्वाद का असर ऐसा कि आज इतने साल के बाद भी लिखते समय मुंह में पानी आ रहा है। दीपावली के दिन दुकान पर पूजा होती, नए बही खाते की शुरुआत। ये दिन व्यापारियों के लिए नव वर्ष का होता है। हम सभी बच्चे वहीं दुकान पर पूजा के बाद कुछ पटाखे वगैरह छोड़ते और फिर बाकी बचे पटाखे घर पर लाकर छोड़ते। 6 साल का मैं यानी चीकू वहीं दुकान पर खड़े खड़े फुलझड़ी घुमा रहा था, और घुमाते घुमाते मेरा हाथ अपने आप ही सामने के बजाय खुद की तरफ घूमने लगा। बाकी का काम मेरी नायलॉन वाली टी-शर्ट को करना था, जो एक साथ लहलहाने को तैयार थी। पर बड़े नाना की नतनी और उस समय की मेरी प्रिय मिन्नी दी ने आग को जैसे ही मेरे बदन को छूते देखा, त्वरित गति से मेरे पास में रखा बाल्टी भर पानी मेरे ऊपर उंडेल दिया। आग लगते ही फैलने से पहले बुझ गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि पल भर में क्या हुआ और क्या होने से टल गया। मैं गोलू मोलू सा, मासूम कद्दू सा मुंह लिए सबको बस ताके जा रहा था। बहरहाल ये शायद उसकी अनसुनी दस्तक थी जो यूं ही आकर गुजर गई, या यूं कहिए कि एक टहला मारकर चली गई। शायद अनजाने उसकी सरसराहट आती रही हो, पर उस समय मेरी उम्र ऐसी तरंगों को पकड़ने के काबिल नहीं थी। शायद उसे बेखौफपन बिल्कुल नापसंद है, इसलिए रह रहकर संदेश भेजती रहती है। पर हम अपने आबुदान में इतने मशगूल मसरूफ रहते हैं कि हमसे अदीठ हिदायतों की तौहीन होती रहती है, और इस तरह इशारों का बिंदु अपने चरम की ओर खिसकता रहता है। ऐसा ही हुआ जब अगली दिवाली में मैंने अपने हाथ में ही अनार फोड़ लिया और पूरी की पूरी हथेली लगभग जल गई, जिसके दाग वाले हस्ताक्षर हथेली पर और जहन में सिहरन आज भी है। मुझे लगा कुछ तो सिग्नल है जिसे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। माधोपुर मुंगेर में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और हमारा परिवार आयोजकों के समूह का अगुआ रहा है। दशहरा में वैसा आनंद अब मुमकिन नहीं है, और अब ये सदा के लिए टीस भरा अफसोस भी है। वो 10 दिन हमारे लिए मस्ती का चरम हुआ करता था। हम मेला घूमते, झूला झूलते, कंचे खेलते और खूब मस्ती करते। उन दिनों 9 दिनों तक सीने पर कलश लिए सोए आदमी को देखकर आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि सुध नहीं थी। पर अब सोचता हूं कि बिना खाए पिए लगातार 9 दिन तक सीने पर कलश स्थापित किए कोई कैसे रह सकता है। ध्यान, योग, विश्वास और आस्था के संतुलित मिश्रण का साक्षात उदाहरण सामने था, पर हमारे पास ईश्वर ने उस समय वो नजर अता नहीं की थी जो इन बातों को यूं समझ पाते। सबसे ज्यादा आनंद भसान यानी विसर्जन के समय आता था।
वैसे तो हर टाली का अपना नंबर बंधा हुआ था, पर अंदर से उस क्रम को तोड़ने की इच्छा सबकी रहती। सबसे पहले बड़ी दुर्गा माँ का भसान के लिए उठने की बारी आती थी, फिर बाकी सब दुर्गा माँ की बारी एक एक करके आती। हमारे मोहल्ले का नंबर 51वां था। माधोपुर से गंगा घाट तक हम टाली को ठेलते हुए लाउडस्पीकर पर खूब नाचते झूमते हुए जाते और फिर टाली पर ही थक कर बैठ जाते। लौटते समय जब माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित हो चुकी होती तो टाली पहले की बनिस्बत हल्की हो जाती और घर लौटने की जल्दी में उसकी गति और भी तेज। हम बच्चे कभी टाली ठेलते, कभी बैठते और कभी उस पर लेट भी जाते। इसी बैठने, ठेलने और लेटने के क्रम में न जाने कैसे मुझे झटका लगा और मेरा पैर टाली के चक्के के नीचे आ गया। पैर फंसते ही लड़खड़ाकर मैं गिरने ही वाला था कि किसी ने मुझे बीच में ही तेजी से टाली से दूर खींच लिया। दरअसल मेरी लड़खड़ाहट टाली के चक्के की तरफ हुई थी कि तभी किसी अनजान सहारे ने मुझे बचा लिया, क्योंकि अगर मैं चक्के की तरफ गिरता तो चक्का मेरे सिर के ऊपर से निकल जाता और फिर क्या होता ये भगवान ही जानता है। उस समय मेरी उम्र यही 11-12 बरस के बीच रही होगी। इस बार उसकी दस्तक की बस आहट भर हुई थी। उसने मुझे रह रह कर टटोलने की कोशिश की, समझाने की भी शायद की हो, पर मेरी स्थिति ऐसी थी कि पात्र अगर उल्टा पड़ा हो तो सारा पानी टघर जाए। ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से भरा बचपन रमना रोड पटना पहुंच गया। एक बहुत ही छोटे से घर में जो पहले माले पर था, उस घर में हम 4 लोग ही रहते थे। माँ पिता नौकरी पर जाते, हम 2 भाई बहन घर में मस्ती करते। घर में हम दोनों का अकेले होना शैतानियों को दावत देने जैसा था। हम कुछ न कुछ करके एक दूसरे को मूर्ख बनाते रहते और इसमें कोई शक नहीं था कि मैं 1 नंबर का बेवकूफ हुआ करता था और मेरी दीदी सबसे स्मार्ट। उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल कॉलबेल हुआ करती थी। उस घर में जो कॉलबेल लगी थी वो गुलाबी मछली के आकार की बनी हुई थी। एक दिन दीदी ने मुझसे कहा, अगर मैं इस गुलाबी मछली को छू दूंगा तो सुपरमैन बन जाऊंगा। उसने इतने नाटकीय आत्मविश्वास से ये बात कही थी कि मुझे लगा मैंने इसे छुआ और ये लो मैं सुपरमैन उड़ चला। और हुआ भी कुछ वैसा ही। मैंने कॉलबेल की घंटी के बीच अपनी उंगली घुसेड़ दी और फिर मैं तो नहीं उड़ा, मेरे होश उड़ गए। बिजली के झटके से कान में धुआं निकलना किसे कहते हैं, उस दिन अच्छी तरह समझ में आ गया। आज भी बचपन की उस घटना का जिक्र हल्की हंसी के साथ सिहरन लिए हुए आता है। उस दिन वो दस्तक घंटी बजा के चली गई थी। उस घंटी की गूंज रह रह कर बजती, पर जैसे सड़क किनारे के मकान वाले हॉर्न और घंटी को नजरअंदाज करने के आदी हो जाते हैं, मुझे भी ये सारे संकेत सामान्य लगने लगे। पटना से माँ लखीसराय आ गई और हम अस्पताल के पीछे एक हॉल में साड़ियों की दीवार की खोली बनाकर रहने लगे। बड़े भाई सैनिक स्कूल में पढ़ते थे और छुट्टियों में जब घर आते तो हम सब उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने में जुट जाते। इस बार भाई की जिद के कारण खस्ताहाली के बावजूद माँ ने महंगा टेप रिकॉर्डर दिलवा दिया। इसका असर यूं हुआ कि माँ जब भी अस्पताल जाती हम तीनों टेप रिकॉर्डर में ही लगे रहते, खूब गाने सुनते, कभी उसके रील समेटते, कभी टूटे रील जोड़ते। उन दिनों इस काम के लिए रेनॉल्ट का पेन बड़े काम की चीज थी। उसी से हम कैसेट की रील को समेटते और अगर रील भीतर ही फंस जाती तब हम कैसेट को खोलकर पूरे रील को निकालकर फिर से उसे रोल कर देते। कैसेट को पेन से यूं घुमाया जाता मानो सुदर्शन चक्र हो हमारे हाथों में। टेप रिकॉर्डर के आने से माँ को जल्द ही समझ में आ गया कि अब पढ़ाई को तिलांजलि दी जाने वाली है और गानों के दिखाए सपनों की उड़ानें अपनी सीमाएं लांघ रही हैं। हमें लाइन पर लाने के लिए माँ टेप रिकॉर्डर के तार बक्से में बंद करके जाने लगी। बेचैनी में अब हमारा हाल उस चरसी की तरह हो गया जिससे गांजा छीन लिया गया हो। बड़े भाई बोर्डिंग वापस जा चुके थे। दीदी और हम अब नए जुगाड़ में लग गए कि टेप रिकॉर्डर को फिर से कैसे चलाया जाए। मैंने एक बेवकूफ़ी भरे जुगाड़ पर काम करना शुरू कर दिया। बाहर जो बल्ब टंगा था उसके तार निकालकर उसी से पावर कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करने लगा। क्योंकि टेप रिकॉर्डर का अडाप्टर और पिन अलग होता है, इसलिए टेप रिकॉर्डर को भीतर से खोलकर सीधा तार से जोड़ दिया। टेप रिकॉर्डर फिर भी नहीं चला तो मुझे लगा कहीं कनेक्शन का लफड़ा है या फिर कुछ छूट रहा है। यही सोचकर बिना ये समझे जाने कि तार का दूसरा सिरा अभी भी बिजली के मेन बोर्ड से जुड़ा हुआ है, मैंने अपने दांत से दूसरे सिरे को छीलने की कोशिश की और अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में जोरदार बिजली कौंधी और मैं लगभग हवा में उछाल दिया गया।
बिजली का झटका इतना तेज था कि दांत बहुत देर तक कटकटाते रहे। लगा खून जम गया है। कानों में सनसनी दिन भर बनी रही। मां लौटी तो पूरे मुंह में सूजन का ऐसा रूप देख रो पड़ी। रोते रोते मेरी पूरी तरह से ठुकाई और सिकाई भी हुई सो अलग। मौत ने इस बार बस मुंह बिचकाया था। इसके बावजूद जिंदगी की गति ऐसे इशारों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। यौवन की तरफ बढ़ते कदम किसी बंदिश को कहाँ सहज स्वीकारते हैं। जीवन में स्वच्छंदता उस समय अपने चरम पर थी। 8वीं कक्षा में था मैं। घर के चारों तरफ ढेर सारे तालाब थे जो मौसम में पानी फल और कमलनी से लबालब भरे रहते थे। इतने खूबसूरत और स्वादिष्ट कमलगट्टे की फली और पानी फल को देखकर हर बच्चे का मन ललचे कि कब छुट्टी हो और कब हम भागें। स्कूल से कई बार जल्दी छुट्टी हो जाती या कई बार हम भाग लेते। गर्मी के दिनों में इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था कि आप पानी में दोनों हाथ पैर फैलाए उल्टे मुंह तैरते रहें और फल के साथ फली भी खाते रहें। हालांकि पोखर मालिक की नजर से बचना भी एक कला थी। जैसे देखा सट नीचे गोता। वहीं उल्टा तैरता घड़ा घंटों छुपने का बेहतरीन जुगाड़ भी था, जिसके सहारे पानी में कई घंटे बिताए जा सकते थे। पर जिस दिन उसकी दस्तक होती है, आपकी सारी चालाकियां काफूर हो जाती हैं और सारा विश्वास धरा का धरा रह जाता है। मस्ती मस्ती में गोता लगाते ही पैर पानी फल के जाले में फंस गया। ज्यादा पैर हाथ चलाने से हाथ में सहारे की शक्ल लिए कमल की डंठी आई जो शरीर के साथ ही नीचे हो जाती है। इससे दहशत और बढ़ गई। अचानक दिमाग शून्य और सांस गुम। घोर अंधेरा और पानी छाती में भरने लगा जैसे इस बार उसने दस्तक के साथ भीतर प्रवेश कर गले पर कब्जा कर दिया है। सांस की आखिरी घूंट बची थी कि तभी किसी ने मेरे बालों को मजबूत बाजू से खींचा और अंधेरे में ही 4 थप्पड़ गाल पर जड़ दिए। वो पहरेदार बाबा ही थे जिनसे बचते फिरते भागते हम अपने आप को तुर्रम खां समझते थे। आज उन्होंने ही जान बचाई थी। एक बार फिर वो काली जादूगरनी सरसराते हुए गले से लिपटते हुए गुजर गई, जिसका असर इस बार काफी दिनों तक रहा। स्मृति बढ़ते समय के साथ अपनी परिमिति घटाती रहती है और फिर याद करते ही या फिर यथार्थ की धूप पड़ते ही अचानक केंचुए से फैल जाती है। अब की बार तो वो मुझसे मिलने कई सालों तक नहीं आई और मुझे लगने लगा चलो अच्छा हुआ बला टली। एक बड़ा अपशकुन था जो कट गया। 10वीं पास करने के बाद पटना साइंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहीं रामानुजन हॉस्टल में रह रहा था। पास में गंगा नदी बहती थी। पानी फल वाली पिछली घटना के बाद पानी से एक अजीब सा डर लगने लगा था मुझे, क्योंकि पुरानी यादें अपनी आयत कम कर रही थीं, खत्म नहीं। वहां हॉस्टल में हम 4 रूममेट हमेशा एक साथ रहते, बाकी सभी से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। हम पर कुछ हटकर काम करने का एक अलहदा जुनून सवार रहता था और इसी क्रम में एक दिन जोश में हम चारों ने एक साथ बाल मुड़वा लिए। हम रोज घंटों खूब वर्जिश करते, निहायत खराब खाना बनाने के लिए मेस के ठेकेदार से लड़ लेते और 2-2 महीने चूड़ा दही पर ही काट देते। हम चारों स्काउट वाली टोपी को तिरछी करके पहनते और साइकिल से एक साथ सिनेमा देखने जाते। कभी साथ तो कभी एक दूसरे से छिपकर भी सिनेमा जाया जाता। एक बार तो हद हो गई। रुखसार की फिल्म लगी थी, याद रखेगी दुनिया। मेरे प्रिय गायक अमित कुमार के गाने थे। रुखसार की मासूमियत का जादू हम सभी पर एक सतारी था। मुझे उसमें अपनी प्रेमिका की झलक दिख रही थी। वैसे तो इस उम्र में हर कोई हर हीरोइन की अदायगी में अपनी प्रेमिका को ही देखता है, पर रुखसार की अदायगी और शक्ल बहुत ज्यादा करीब थी उससे। फिल्म परीक्षा के ठीक पहले रिलीज हुई थी। हम चारों ने कसम खाई कि परीक्षा खत्म होने से पहले कोई भी फिल्म नहीं देखेगा। हम चारों परीक्षा के दिनों में 15-16 घंटे तक पढ़ लेते थे, पर सिनेमा हमारी कमजोर नब्ज बनी हुई थी। शनिवार की सुबह ही मैंने बहाना बनाया कि मुझे चाचा जी से मिलने जाना है और रात का खाना खाकर ही लौटूंगा, जबकि दूसरी तरफ मन में मैंने ये तय कर लिया था कि आज नाइट शो देखे बिना नहीं लौटूंगा। 9 बजे से पहले ही वीणा सिनेमा हॉल पहुंच गया तो देखा कि मेरे तीनों दोस्त भी टिकट वाली लाइन में ही खड़े हैं और हम सब एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। अगली सुबह महेंद्रू घाट पर नहाते हुए हमने एकाएक ठान लिया कि आज गंगा को तैरकर पार किया जाएगा।
हम चारों तैराक थे, पर मैं उनके मुकाबले थोड़ा कमजोर तैराक था। वैसे उलट कर आसमान ताकते हुए मैं उनसे बेहतर तैरता था। हम चारों गंगा में कूद पड़े। उत्सुकता और जोश भी उफान पर था और उन्हीं से लबरेज हम काफी आगे निकल आए थे। हमने लगभग आधी गंगा पार कर ली थी। मैं बार बार तैरते तैरते स्वभाववश पलट जाता और आसमान ताकते हुए सांस लेने लगता। बीच गंगा में बहाव इतना ज्यादा तेज था कि मेरी अपनी कमजोरी या कहूं डर के कारण दूरी बाकी लोगों से तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। यह शायद उल्टा तैरने के कारण भी हो रहा हो। खैर, धीरे धीरे इतनी दूरी बढ़ गई कि अब मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। बस हाथ चलाती सबकी छोटी छोटी आकृतियां ही दिखाई दे रही थीं। सूरज सिर पर चढ़ चुका था और धूप अब मेरे चेहरे पर सीधी पड़ रही थी। पानी में मैं बारी बारी से ठंडा गर्म महसूस कर पा रहा था कि तभी मैंने अपने आप को 3-4 बड़ी मछलियों के बीच घिरा पाया, जिनका आकार मुझसे भी बड़ा था। शायद ऐसा भी होता है कि डर का आकार खुद ब खुद बढ़ जाता है। मछलियों का आकार भी डर सा ही था और उस डर ने मेरे शरीर को अचानक स्थिर कर दिया, जैसे मतिभ्रष्ट की स्थिति हो गई हो। बीचों बीच इतने बहाव में मेरा यूं स्थिर हो जाना एक बड़ी मुसीबत को बुलावा देने से कम नहीं था। मछलियां सामान्य ही थीं, पर मेरा दिमाग शून्य हो चुका था। सोचने समझने की हालत भी नहीं थी। तभी लगा अब मैं पानी पीने लगा हूं। शरीर भारी होने लगा है और दम घुटने लगा है। इसी के साथ मछलियां और नजदीक आती जा रही थीं। तब तक सूरज मध्यम होने लगा। बादल काले घने गहराने लगे और आंखों के भीतर भी काले बादल सा प्रतिबिंब छाने लगा, जैसे आंखें खुद को ही मूंदने की स्थिति में जा रही हों कि तभी एक मछली मेरे शरीर को छूती हुई निकल गई और लगा जैसे मेरी मध्यम चेतना में ऊर्जा संचारित कर गई। वो मछलियां दरअसल सोंस गंगा डॉल्फिन थीं। मेरे डर ने उन सुंदर मछलियों को भी विकराल और विकृत कर दिया था, जो चेतना की वापसी के साथ अब सुंदर दिखाई दे रही थीं। तीनों मित्र उस पार पहुंचकर दूर से हाथ लहरा रहे थे, जैसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हों। उसने इस बार एक अद्वितीय स्पर्श किया था। विधि और विधान को समझने के लिए हर बार उम्र कम पड़ जाती है, या शायद शारीरिक व्यवस्था से ज्यादा मानसिक चेतना की परिपक्वता की अहमियत है। कभी कभी मन करता उससे गुफ्तगू करने लगूं, पर उससे बातें करने से पहले खुद से बातें करना जरूरी है, और मैं था कि किताबी बातें करने में लगा पड़ा था। कई साल बीत चुके थे, मैं उसे भूल चुका था, पर उसकी स्मृति तो अनंत है। अब मैं रेल अधिकारी हूं, जमालपुर रेल कारखाने में पोस्टिंग, क्लब मेरे हाथ में, होली का दिन और व्यवस्था में नशा। सभी सदस्य सपरिवार क्लब में जमकर डांस कर रहे हैं। ठंडई और भांग का जाम चल रहा है। नाश्ता लेकर क्लब बॉयज टहल रहे हैं। मैंने एक पकौड़ा उठाया। उसके पहले काट से ही मुझे पता चला कि ये एक बड़े मिर्च का टुकड़ा है, और अगले ही क्षण मिर्च का एक बीज छिटक कर सीधे मेरे कंठ में चिपक गया। नन्हे से बीज के चिपकने की चुभन इतनी तीव्र थी कि लगा जैसे गला बिना दबाए ही चोक कर दिया गया हो। गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और कोई मेरी ओर देख भी नहीं रहा था। मुझे लगा पता नहीं क्यों जैसे मैं नाक से सांस लेना भूल गया हूं और समय का विकराल सच काला धुआं बन मेरे सामने खड़ा है। मैं शायद स्वर्ग या नरक के चौखट पर हूं। शोर अब शून्य में बदल रहा है। पत्नी, माँ, बच्चे, सबका चेहरा बारी बारी से सामने आता जा रहा है कि अचानक अंतिम सांस जाने के पहले पत्नी स्मिता का हाथ पानी का एक गिलास लिए खड़ा दिखा, और एक ही सांस में पूरा गिलास गटकने के बाद पसीने से तरबतर वहीं गिर पड़ा। उसने इस बार मिर्च के बीज का रूप धरकर हलक तक आने की चेष्टा की थी। एक हठी माशूका की तरह वो वापस मुझसे लिपट पड़ी थी और मैं भीतर तक सिहर कर रह गया था। ये क्यों होता है मेरे साथ? क्या वो वही है जिसे माया कहते हैं, या उसकी काली साया? क्या याद दिलाने के लिए आती है कि सब माया है, सब छाया है, सब मिथ्या है? वो एक नदी है। अनजाने मुझे लगता है वो कभी भी छलांग मारकर मुहाना तोड़ती हुई मुझसे मिलने, मुझे अपने साथ लिवाने आती है, पर हर बार किनारे से लौट जाती है, अपना दायरा समेटते हुए। आने और लौटने के क्रम में जिंदगी रेत न बन जाए, डर लगता है। मन कहता है नदी को समंदर बनते देर नहीं लगेगी। नदी के इस पार प्रतीक्षा है, जो एक पहाड़ सा इंतजार लिए सजग खड़ी है, और मैं इस इंतजार में हूं कि दोनों का मिलन कब हो और मैं बस उस पहाड़ को लीलते हुए विलय के दृश्य में समाहित हो जाऊं।
यह घटना उन्हीं दे अचानक न घट जाए, बस इस बात का डर बना रहता है। मुझे कुछ नहीं होगा का आत्मविश्वास कब चकनाचूर हो जाए और पता नहीं चले, इससे पहले उसे मैं जी भर कर देख लूंगा। यह कशमकश उधेड़ बुन की शक्ल अख्तियार कर रही है। होली के दिन भांग खाने की मेरी पुरानी आदत है। कभी किसी होली में यह सिलसिला नागा नहीं हुआ। साल 2012 में सियालदह आ चुका था और वो सियालदह की दूसरी होली थी। पहली में जो भांग मंगवाई गई थी उससे कुछ बात नहीं बनी थी और मैं बहुत निराश और नाराज भी हुआ था। इस बार क्लब बॉय को पहले से ही हिदायत मिल गई थी कि मेरा विशेष ख्याल रखा जाए, खासकर भांग के परिप्रेक्ष्य में। होली के रंग में सराबोर हम कभी सड़क पर ड्रम बजाते, कभी लाउडस्पीकर बजाकर डांस करते और फिर अंत में स्विमिंग पूल में ऐसे कूद जाते जैसे खुद को पानी के हवाले कर रहे हों। पानी के भीतर शांति मेरा इंतजार करती, जैसे जमाने से कटकर साधना और समाधि वाली स्थिति हो, जो भीड़ में विलग होकर एकांत महसूस करता हो। ऐसा एकाकीपन मिलना भांग के जादू के असर के साथ ही संभव है। सियालदह की होली बाकी सभी रेलवे कॉलोनियों की होली से भिन्न थी और मुझे बहुत प्रिय थी। उस दिन जब थक हार कर घास पर बैठ गया तब भांग ठंडाई के रूप में दी गई। मुझ तक आते आते बर्तन में बची हुई वो ठंडाई पहुंची जो काफी गाढ़ी थी। थोड़ी आशंका के बावजूद मैं पूरा गिलास गटक गया और फिर उसके बाद एक और गिलास। नशा धीमे से दबे पांव तारी था, क्योंकि भांग धीमे धीमे मुझे अपने कब्जे में ले रही थी। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक रहा, पर अगले ही पल मुझे ये समझ में आने लगा कि भीतरी घुटन गले में जमा हो रही है। इससे पहले कि होश बेहोशी में बदले, संज्ञा शून्य हो जाए, बचे हुए होश लिए मेरे पांव घर की ओर सायास बढ़ चुके थे। संयोग से घर क्लब के ठीक सामने ही था। मैं कैसे घर पहुंचा कुछ भी याद नहीं। एक बारगी होश आया तो खुद को बिस्तर पर पाया। पत्नी की आवाज आ रही थी, इन्हें छोड़ दो, कोई डिस्टर्ब मत करो, नींद से उठेंगे तो शाम तक सामान्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति हर होली की थी, जिसकी वो आदी हो चुकी थी। उधर बिस्तर पर मेरी स्थिति बहुत भयावह हुए जा रही थी। लग रहा था मस्तिष्क पिघलकर गले में उतर रहा है और नीचे उधर से भी एक उफान गले तक पहुंचने की कोशिश में है। दोनों तरफ के दबाव में गला चोक होता जा रहा है। शरीर सोया हुआ था, पर दिमाग के एक कोने की बत्ती अभी भी जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काली पोशाक मेरे पूरे शरीर पर केंचुली की तरह कसी जा रही है और मैं निष्प्राण सब कुछ ऐसे देख रहा हूं जैसे अभी अपने भीतर से आत्मा की जलती लौ को निकलते देखता रह जाऊंगा। मौत की दिव्यता देखना भी तो अलौकिक चमत्कार से कम नहीं। मेरी चेतना एक डिबिया की लौ की तरह भकभका रही थी, पर बुझ नहीं पा रही थी। उस चेतना की लौ ने मुझे चिल्लाने का संकेत दिया और मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश भी की। गले पर अदृश्य जाला सा बन गया था, जैसे सघन निर्वात में अंदर की आवाज विलुप्त हो रही हो। कुछ गो गो की आवाज दबी कुचली सी निकली और शायद बंद दरवाजे तक जाकर दम तोड़ गई। मेरी छटपटाहट भीतर ही भीतर उद्वेलित आंदोलित होकर अपनी ही लड़ाई लड़ रही थी। पत्नी की बच्चों को दी जा रही हिदायतें मेरे कानों में घुले शीशे का काम कर